हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वापस से आप सभी लोगों का वेलकम है न्यू पार्ट ऑफ एनिमल किंगडम के वीडियो में, जिसमें हम लोग फिर से एक अलग बेसिस को समझने वाले हैं। और अब की बार है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन क्या होता है बच्चों? तो यहाँ आपको समझने के लिए हमने कुछ नमूने फिगर्स बना रखे हैं। जैसे ये कोई एनिमल है और इसमें बॉडी में आपको दिख रहा होगा कि सेगमेंट्स मौजूद है ना। बॉडी सेगमेंट में बटा हुआ है। या फिर ये बनाना तो कॉकरोच था, कुछ टेढ़ा मेढ़ा बन गया है, लेकिन कॉकरोच जैसा ही लग रहा होगा। तो ये भी जो है वो, हालांकि सेगमेंट्स काउंट मत करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। कम जगह होने की वजह से मैंने काउंटिंग नहीं किया है। तो आप काउंटिंग पे ध्यान मत देना, भावनाओं को समझना। सेगमेंट्स दिखाने के लिए ये बनाया गया था। तो ये भी देखिए, बॉडी यहाँ पे क्या है, सेगमेंटेड है। लेकिन एक और मैंने बना रखा है, ये भी तो सेगमेंटेड ही लग रहा है ना। यानी कि ये भी सेगमेंटेड है, ये भी सेगमेंटेड है, और ये सेगमेंटेड लग रहा है। इसका मतलब कुछ तो खेल है। इस दोनों को हम एकदम कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं कि सेगमेंटेड है, सेगमेंटेड है, लेकिन इसमें मुझे बोलना पड़ रहा है कि सेगमेंटेड लग रहा है। तो चलिए समझते हैं सेगमेंटेशन क्या होता है। पहले सेगमेंटेशन कैसा दिखता होगा, आइडिया लग गया कि नहीं लग गया? तो बस, वो जानवर जिसमें ऐसे कुछ सेगमेंट्स दिखते होंगे उसको आप कहेंगे सेगमेंटेड है। और वो जानवर, वो एनिमल जिसमें ऐसे कोई सेगमेंट नहीं दिखते होंगे उसको आप कहेंगे अनसेगमेंटेड है। तो बताइए, सेगमेंटेशन के आधार पे कितने प्रकार के जानवर हो गए? दो प्रकार के हो गए। एक कौन हो गया? अनसेगमेंटेड। और एक कौन हो गया? सेगमेंटेड। तो सेगमेंटेड वो होता है जिसके अंदर सेगमेंट्स आपको दिखाई देंगे, और अनसेगमेंटेड का मतलब है जिसमें ऐसा कोई सेगमेंट आपको दिखाई नहीं देगा। यहां पे ना याद करना सेगमेंटेड को आसान रहेगा, क्योंकि सेगमेंटेड में एग्जांपल्स बड़ा कम है। तो कम एग्जांपल वाला याद कर लेंगे और बाकी सब जितने बचे हुए हैं सबको अनसेगमेंटेड बोल देंगे। क्या फर्क पड़ता है, आसान तरीका चुनना चाहिए ना। तो चलिए सेगमेंटेड समझते हैं। सेगमेंटेड का मतलब है बॉडी में सेगमेंट्स होंगे। कैसे? तो अगर आपके पास 5 रुपीज का क्वाइन होगा तो आप क्या करना ना, क्वाइन के ऊपर बहुत सारे क्वाइंस होने चाहिए। तो क्वाइन के ऊपर 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 क्वाइन, क्वाइन खत्म, एक पहाड़ बन गया। और ये जो पहाड़ बना वो आपको दिखेगा दूर से एक लंबा सा स्ट्रक्चर, लेकिन हकीकत में वो छोटे छोटे क्वाइंस के रूप में सजा हुआ स्ट्रक्चर होगा। अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म वैसा ही दिखता है बच्चों, है ना। जैसे रिंग्स एक दूसरे के ऊपर अरेंज, रिंग्स जो होते हैं उसको एक दूसरे के ऊपर अरेंज कर दोगे तो वो वैसा ही जो अरेंजमेंट बनाएगा, क्वाइन के जैसा सजा हुआ अरेंजमेंट, रिंग के जैसा सजा हुआ अरेंजमेंट, इसलिए उसका नाम है फाइलम एनेलिडा। ठीक है। तो सेगमेंट्स के जैसा ऐसा ही कुछ दिखाई देगा। मच्छर को अगर आपने कभी, जब मच्छर काटने के लिए आपके शरीर पे बैठा होगा, वैसे ये लाइन गलत है। मच्छर काटने के लिए बैठ ही नहीं सकता है, मच्छर काटने के लिए बैठती है, बैठता नहीं है, बैठती है। समझा? दिमाग का बत्ती जला। मेल मॉस्क्यूटो कभी भी हम लोगों को बाइट नहीं करता है बच्चों। कौन सा मॉस्क्यूटो बाइट करता है? फीमेल मॉस्क्यूटो। तो फीमेल मॉस्क्यूटो बाइट करता है तो गलत ना हो जाएगा, करती है। और ऐसा क्यों करती है? तो पेट भरने के लिए नहीं करती है। हम लोग होता है ना गांव वगैरह में बोल देते हैं कि अरे मॉस्क्यूटो है, बहुत भूखा गया है, मतलब भूख बहुत लगा है इसलिए खून चूस रही है। नहीं, ऐसा गलत बात है। वो एक्चुअली में अपने पेट को भरने के लिए हम लोग का ब्लड नहीं लेती है। हम लोग होते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल। हमारे अंदर का जो ब्लड होता है उसका एक टेम्परेचर होता है लगभग 37 डिग्री सेल्सियस। तो वो वार्म ब्लड कंडीशन होता है और हम अपने इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं। और मच्छरों की दिक्कत ये है ना कि मच्छर कोल्ड ब्लडेड होते हैं, उनका टेम्परेचर इन्वायरमेंट के अनुसार होता है। लेकिन यहाँ एक दिक्कत ये है मच्छरों को कि उसको एग अगर डेवलप करना है ना तो उसके लिए उसको वार्म ब्लडेड कंडीशन चाहिए। तो बस इसीलिए वो हम लोगों का ब्लड जो है वो सक करती है, और उन्हीं जानवरों का ब्लड सक करती है जो जानवर वार्म ब्लडेड होते हैं। तो दो ही प्रकार के जानवर हैं वार्म ब्लडेड, याद आ रहा है? मैमल्स एंड बर्ड्स। ओनली मैमल्स एंड बर्ड्स बच्चों, सिर्फ मैमल और बर्ड्स जो होते हैं
वो वार्म ब्लडेड होते हैं। इसके अलावा आपको मच्छर कहीं नहीं दिखाई देगी, इन्हीं दोनों को परेशान करते हुए भनभनाते हुए दिखाई देते रहती है। क्लियर है? चलिए, मच्छर को अगर आपने देखा होगा, नहीं देखा हो करीब से तो आज पकड़ के देखना उसको, देखना उसमें भी उसके शरीर पे लाइनिंग्स आपको दिखाई देंगे, बस सेगमेंटेड है वो, है ना। तो जिसमें भी आपको सेगमेंट्स दिखाई देता है वो कौन सा जानवर है? सेगमेंटेड है। तो ये दोनों तो सेगमेंटेड है, ठीक है। प्लस सेगमेंटेड के साथ साथ क्या होता है, कुछ ऑर्गेन्स रिपीटेडली इसमें भी होगा, और वही ऑर्गन इसमें भी होगा, 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 यानी कि सारे सेगमेंट्स में होगा। तो ध्यान से सुनना बच्चों, पहले तो सेगमेंट होना चाहिए, और फिर कुछ ऑर्गन, जरूरी नहीं कह रहा हूं मैं कि सारे ऑर्गन, कुछ ऑर्गन रिपीटेडली सीरियली वाइज सीक्वेंस्ड वे में सभी सेगमेंट्स में होना चाहिए। और अगर ऐसा कंडीशन भी आपने फुलफिल कर दिया ना बच्चों, तो इसको कहते हैं मेटामेराइजेशन। क्या कहते हैं? मेटामेराइजेशन। तो हम बोल सकते हैं सम ऑर्गेन्स इफ repeatedly present in all segments, then phenomena is called, क्या कहेंगे बच्चों? मेटामेराइजेशन। तो मेटामेराइजेशन के लिए सेगमेंटेशन होना तो बड़ा जरूरी है, क्योंकि जब तक सेगमेंट नहीं होगा तो रिपीटेशन तुम कहां करना चाहते हो, पता ही नहीं है। तो मेटामेराइजेशन होने के लिए सेगमेंटेड होना बड़ा जरूरी है। चलिए सेगमेंटेड याद करते हैं। फाइलम पोरीफेरा सेगमेंटेड नहीं होता है, फाइलम सिलेंट्रेटा सेगमेंटेड नहीं होता है, फाइलम टिनोफोरा भी सेगमेंटेड नहीं होता है, फाइलम प्लैटीहेलमिन्थिस भी सेगमेंटेड नहीं होता है, फाइलम एस्कीहेलमिन्थिस भी सेगमेंटेड नहीं होता है बच्चों। तो फाइलम एनेलिडा बिल्कुल अर्थवॉर्म सेगमेंटेड होता है। पहला फाइलम आ चुका है, फाइलम एनेलिडा सेगमेंटेड होता है। बस एनेलिडा के बाद अर्थ्रोपोडा, मच्छर, कॉकरोच वगैरह वगैरह सब सेगमेंटेड होते हैं। तो फाइलम अर्थ्रोपोडा भी सेगमेंटेड होता है बच्चों। मोलस्का सेगमेंटेड नहीं होता है, इकाइनोडर्माटा सेगमेंटेड नहीं होता है, हेमिकॉर्डेटा सेगमेंटेड नहीं होता है, और कॉर्डेटा सेगमेंटेड होता है। अब आप सोचोगे कहां सेगमेंट है, कहां सेगमेंट है, अपना सेगमेंट तो दिख ही नहीं रहा है। हम लोगों के अंदर इंटरनल सेगमेंट होता है बच्चों, जरूरी नहीं है कि बाहर से ही आपको सेगमेंट दिखाई देगा, बॉडी के अंदर सेगमेंटेशन होता है। जैसे हमारा जो बॉडी कैविटी है वो अंदर ही अंदर दो भाग में बटा है डायफ्राम की वजह से। डायफ्राम के ऊपर का कैविटी थोरैसिक कैविटी होता है, और डायफ्राम के नीचे का कैविटी जो होता है वो कौन सा कैविटी होता है बच्चों? एब्डोमिनल कैविटी होता है। तो जरूरी नहीं है कि सेगमेंट आपको बाहर से ही दिखाई देगा, अंदर से भी दिखाई देता है। तो तीन ही फाइलम है जो सेगमेंटेड है, फाइलम एनेलिडा, फाइलम अर्थ्रोपोडा एंड फाइलम कॉर्डेटा। तो सेगमेंटेड का एग्जांपल आ गया होगा। हाँ एक्सेप्शंस है, देखिए एक्सेप्शंस है, लेकिन पहले नॉर्मल तो पढ़ लो, एक्सेप्शंस तो बाद में ना। तो सेगमेंटेड के एग्जांपल अगर आपसे पूछे जाएंगे तो आप क्या बोलने वाले हैं? आप बोलेंगे फाइलम एनेलिडा, फाइलम अर्थ्रोपोडा, फाइलम कॉर्डेटा। यही तीन फाइलम सेगमेंटेड होते हैं, बाकी कोई सेगमेंटेड नहीं होता है। तो बाकी सब कौन होते हैं बच्चों? अनसेगमेंटेड होते हैं। रेस्ट ऑल फाइलम्स आर अनसेगमेंटेड। क्लियर है? तो फिर बोलोगे सर ये कौन आप बना रखे हो, ये है क्या आखिरकार, कौन सा चीज है? ये कोई और नहीं बच्चों, आपके एनसीईआरटी में एक फिगर दे रखा होगा, टेनिया, टेनिया सोलियम। पलट लिए होगे पन्ना, है ना। टेनिया सोलियम प्लैटीहेलमिन्थिस में आता है बच्चों। इसको पॉर्क वॉर्म के नाम से जानते हैं, पॉर्क वॉर्म। ये है कौन? टेनिया। टेनिया ये एक पैरासाइटिक वॉर्म होता है, प्लैटीहेलमिन्थिस होता है पैरासाइट होता है, ठीक है। प्लैटीहेलमिन्थिस में ना पहले हम लोग जब पढ़ते थे ना एनिमल किंगडम, तो हम लोगों को ना सिर्फ फाइलम नहीं पढ़ाया जाता था, फाइलम के साथ साथ ना
क्लासेस भी पढ़ाए जाते थे। तो प्लेटीहेल्मिन्थस जो फाइलम होता था उसमें 3 क्लासेस पढ़ाए जाते थे, क्लास टर्बेलेरिया, क्लास ट्रिमेटोडा, क्लास सिस्टोडा। तो जो सिस्टोडा क्लास होता था ना उसी में टेनिया आता है। तो जो टेनिया होता है ना वो एक्चुअली में पैरासाइट होता है और इसमें 2 बेस्ट एग्जांपल हैं इसके, एक है टेनिया सोलियम और एक है टेनिया सैगिनेटा। ठीक है, टेनिया सोलियम एंड टेनिया सैगिनेटा। तो देखिए टेनिया सोलियम को हम लोग कहते हैं पॉर्क वॉर्म, और टेनिया जो सैगिनेटा होता है उसको हम लोग कहते हैं बीफ वॉर्म। तो देखिए टेनिया सोलियम, पॉर्क वॉर्म। पॉर्क किसको कहा जाता है बच्चों? पॉर्क कहा जाता है जो पिग होता है ना, पिग सुअर, तो पिग के मीट को, मांस को कहा जाता है पॉर्क। और जो कैटल्स होते हैं उनके मांस को क्या कहा जाता है? बीफ कहा जाता है। एक्चुअली में इनका नाम ऐसा क्यों पड़ा? जो लोग रोस्ट करके खाते हैं, मांस वांस तो खाते हैं ना लोग, तो जो लोग रोस्ट करके खाते हैं मांस को और खास करके पॉर्क को खाते हैं, और अगर वैसे पॉर्क में इसका इन्फेक्शन रहा तो रोस्ट करने की वजह से ये बच जाता है और ये उस खाने वाले के शरीर में चला जाता है और उनको बीमार कर देता है। ठीक है, तो चूंकि ये पॉर्क के माध्यम से जाता है इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है? पॉर्क वॉर्म। हालांकि ये डायरेक्टली नहीं जाता है, इसका लार्वा होता है, लेकिन अभी उधर मुझे जाना नहीं है उस टॉपिक की तरफ, बस नाम के लिए मैं बता रहा हूं। और कैटल्स, फिर कुछ लोग कैटल्स भी खाते हैं, तो जो कैटल्स खाते हैं उनको इस टेनिया सैगिनेटा से इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। तो एक बार क्वेश्चन भी पूछा था, क्योंकि एक्चुअली में हम लोगों में ह्यूमंस में अगर, और खास करके इंडिया की बात की जाए, तो मांस खाने के आधार पे भी रिलीजन का डिवीजन है। एक्चुअली में रिलीजन में, कुछ रिलीजन में मांस जो है वो प्रोहिबिटेड है, नहीं खाया जाता है। कुछ रिलीजन में कुछ लिमिटेड मांस खाए जाते हैं और कुछ रिलीजन में कुछ लिमिटेड मांस खाए जाते हैं। जैसे जो मुस्लिम्स होते हैं उनके अंदर पॉर्क नहीं खाया जाता है यूजुअली, जहां तक मैं जानता हूं, मेरी नॉलेज है, बाकी हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन ज्यादातर मैं जानता हूं पॉर्क नहीं खाया जाता है। और जो भारत की सबसे बड़ी रिलीजन है हिंदू, उनके अंदर बीफ बिल्कुल प्रोहिबिटेड होता है, नाम लेना भी पाप होता है, तो बिल्कुल यहाँ पे नहीं होता है। तो क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से किसका इन्फेक्शन मुस्लिम्स को नहीं हो सकता है, तो जवाब जाएगा बच्चों पॉर्क वॉर्म का। क्लियर है ना? तो इस तरीके का क्वेश्चन भी एक आध बार देखा गया है, बाकी तो अब उतना ज्यादा डिटेल में एनिमल किंगडम पूछता कहाँ है हम लोगों से। तो अब तो बस नाम ध्यान रखो, 2-4 नाम याद रख लो, हो गया तुम्हारा, उसी में तुम लोग टेंशन में जी रहे हो। हम लोग सोचो क्या क्या पढ़ते रहते थे। तो देखिए ये रहा टेनिया सोलियम, मान लिया जाए ये आपको सेगमेंटेड दिख रहा है, लेकिन ये रियल प्रकार का सेगमेंट नहीं है। देखिए रियल सेगमेंट का मतलब होता है जैसे कॉकरोच जब भी बना ना तभी से उसके अंदर 13 सेगमेंट्स होते हैं, थोरैक्स में 3 सेगमेंट और एब्डोमेन में 10 सेगमेंट, 13 सेगमेंट होते हैं, और वही सेगमेंट फिर धीरे धीरे बड़ा होते चले जाता है। लेकिन इनके अंदर ना सेगमेंट्स का नंबर धीरे धीरे बढ़ता है। पहले इनके पास एक ही सेगमेंट होता है, फिर दूसरा बनता है, फिर तीसरा बनता है, फिर चौथा बनता है, और ऐसे ये 100 से 150 सेगमेंट्स तक आते हैं। और फिर देखो यहाँ हम सेगमेंट तोड़ भी रहे हैं, ये सेगमेंट टूटता भी है इनका, यानी कि इसको रियल सेगमेंट नहीं कहा जाता है। ये सेगमेंट है लेकिन ये फॉल्स सेगमेंट है। तो इसको क्या कहा जाएगा बच्चों? सेगमेंटेड कहा जाएगा कि फॉल्स सेगमेंटेशन कहा जाएगा? तो इसको कहा जाएगा स्यूडो सेगमेंटेशन। तो देखिए टेनिया सोलियम के अंदर स्यूडो सेगमेंटेशन दिखाई देता है। ठीक है, और बाकी सारे जितने बच गए, फाइलम पोडीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थस में टेनिया को छोड़ दो, टेनिया स्यूडो सेगमेंटेड है, तो टेनिया को छोड़ दो तो फेस्क्यूला वगैरह है ना, एस्कीहेल्मिन्थस हो गया, मोलस्का हो गया, इकाइनोडर्माटा हो गया, हेमिकॉर्डेटा हो गया, ये सारे बच्चों आप लिख लेना, पोडीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थस में टेनिया को छोड़कर एस्कीहेल्मिन्थस हो गया, मोलस्का हो गया, इकाइनोडर्माटा हो गया, हेमिकॉर्डेटा हो गया, ये सारे के सारे अनसेगमेंटेड होते हैं, ये तीनों के तीनों सेगमेंटेड होते हैं, और टेनिया जो प्लेटीहेल्मिन्थस से बिलोंग करता है वो स्यूडो सेगमेंटेड होता है। क्लियर है बच्चों? तो ये था हमारा ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन।
क्लियर है? हालांकि मोलस्का में एक जानवर है, क्या आप बता सकते हैं कौन उसमें सेगमेंटेड है? ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको बताना है। इससे मुझे पता चलेगा कि आप लास्ट तक वीडियो देख भी रहे हो कि नहीं देख रहे हो, और आपको समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। और थोड़ा सर्च भी तो करो, गूगल बाबा का इस्तेमाल करो, सर्च करो और नाम बताओ। कमेंट्स में बताना कौन सा ऐसा मोलस्का है जो सेगमेंटेड होता है, या सेगमेंटेड होता भी नहीं होगा, शायद मे भी क्वेश्चन ही गलत हो। जो भी है वो आप मुझे कमेंट में बताना। क्लियर है? तो उम्मीद है ये वाला पार्ट भी आपको सही तरीके से समझ में आ गया होगा। शॉर्ट टर्म मेमोरी भी बहुत अच्छी बनी होगी, लेकिन मैं आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि शॉर्ट टर्म मेमोरी मत रहने देना, इसको रिवाइज करना, बार बार रिवाइज करना। हो सके तो ईयरफोन कान में डाल के बार बार सुनते रहना, आपको याद हो जाएगा, नहीं तो एनसीईआरटी पढ़ना, याद हो जाएगा। चलिए, तो आप फिर से अगले पार्ट में आपसे मिलते हैं अगले बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद।